नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस समय मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार अली साहब। आइए इनसे सीधी बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, उमर सरकार की बात करें, उमर सरकार को लगभग 1 साल पूरा हो गया है। तो जो वादे उन्होंने किए थे, जो मैनिफेस्टो में लोगों को सबज़ बाग दिखाए थे, उस पर अमली जामा नहीं बना पाए। देखिए, जब इलेक्शन हुआ था 2024 में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलायंस था, उन्होंने लोगों के साथ बहुत वादे किए थे। 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, 1 लाख लोगों को हर साल रोज़गार देने का वादा किया था, लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात की थी, राशन देने की बात की थी 10 किलो, लोगों की पेंशन बढ़ाने की बात की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल में जब भी लोग उनसे उन बेसिक इश्यूज़ की बात करते हैं, तो सरकार यही कहती है कि हमें स्टेटहुड नहीं है। अब उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब उन्होंने चुनाव लड़े थे, उस वक़्त हमारे पास कौन सी स्टेट थी। उन्होंने जब इलेक्शन ही यूनियन टेरिटरी में लड़ा था, तो यूनियन टेरिटरी में स्टेटहुड का तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। जो काम उनको रूटीन में करने होते हैं, जैसे एमएलएज़ की सैलरी बढ़ाने की बात हो, एमएलएज़ के लिए स्कॉर्पियोज़ ख़रीदने की बात हो, अपने लिए फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ ख़रीदने की बात हो, या और ट्रांसफ़र्स की बात हो, केएएस अफसरों की हर दिन हम देखते हैं 1.5 ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र्स लिस्ट निकलती है, तो वहाँ तक अख्तियारात उनके पास हैं। लेकिन जब लोग अपने मसाइल की बात करते हैं, जब लोग अपनी डिमांड को पेश करते हैं, जब लोग अपनी बात करते हैं, तो उस वक़्त ये लोगों को सिर्फ स्टेटहुड का एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के लोगों को दिखाते हैं। आज तक 16 जो कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं पिछले साल में, 16 कैबिनेट मीटिंग में 97 डिसीजंस हुए हैं, और राज्यपाल महोदय ने तमाम 97 के 97 डिसीजंस को जो है अनुमति दी है, मंजूरी दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो चीज़ें उनको डिलीवर करनी चाहिए थी उन्होंने डिलीवर की। उन्होंने, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। एक तरफ से उमर साहब ये कहते हैं कि फाइल्स जो हैं वो एलजी साहब के पास पड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ से एलजी साहब का ये कहना है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके दायरे में है, बाकी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उमर सरकार के पास है। उमर सरकार जो है उन पर फैसला ले सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप जो है हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2020 का। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पावर्स जो हैं वो डिफाइंड हैं। इसकी एलजी मोदी की क्या पावर्स हैं, और जो स्टेट यूटी में जो सरकार होगी उसकी पावर्स क्या है। 3 विषय हैं मूल कर, जो 3 विषय हैं। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आईएएस सर्विस कैडर। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर। और ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जिन पे सोलली प्रेरोगेटिव जो है वो उपराज्यपाल का है। उसके अलावा जितने भी विषय हैं, चाहे वो आपको पानी देने का है, बिजली देने का है, सड़क बनाने का है, एम्प्लॉयमेंट देने का है, फ्री गैस सिलेंडर देने का है, राशन देने का है, मतलब जो भी इश्यूज़ हैं जी। वो स्टेट के दायरा अख्तियार में हैं। यूटी के दायरा अख्तियार में, वो इनके दायरा अख्तियार में है। तो मैंने एक बात कहा कि इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए हैं, उन मैनिफेस्टो में से ये एक ऐसा विषय बता दें जो इन्होंने राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए भेजा हो, और राज्यपाल महोदय ने उसको स्वीकार ना किया हो, एक्सेप्ट ना किया हो, तो हम मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई जनता के नहीं, अब वो किसी एडवाइज़र लगाने की फ़ाइल भेज देंगे तो वो शायद नॉर्म्स के बीच में ना आए, या ऐसी चीज़ भेजेंगे जो चीज़ उनके दायरा अख्तियार में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको कहा कि मूलकर जो उन्होंने 97 डिसीजंस राज्यपाल महोदय को फॉरवर्ड किए, वो तमाम के तमाम उपराज्यपाल महोदय ने अप्रूव किए। डेली वेजर्स की जब भी बात आती है तो उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ ही समय हुआ है, और डेली वेजर्स जो हैं वो आज के नहीं लगे हैं बल्कि बरसों से लगे हुए हैं, और काफ़ी सरकारें जो रही हैं, भाजपा का यहाँ पर जो है पीरियड रहा, और उससे पहले जो है अगर अन्य गवर्नमेंट्स की बात करें या फिर एलजी प्रशासन की बात करें तो वो भी जो है अमली जामा पहना सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो अपना पल्ला जो है वो झाड़ते हुए नज़र आते हैं। देखिए, डेली वेजर्स के साथ बहुत अन्याय है। बिजली के खंभे पे चढ़ता है तो वो मरता है, पानी की पाइप देते देते लोगों को पानी पहुंचाने में वो उस बेचारे की ज़िंदगी गुजर जाती है।
उसको कंपनसेशन नहीं मिलता, मरने के बाद भी उस बेचारे की फैमिली जो है वो दर दर होती है। 62,000 हैं। मैं नहीं किसी सरकार को कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, लेकिन 62,000 लोग जो हैं वो तो लगे हैं, किसी भी सरकार ने लगाए हैं, सरकारों ने लगाए तो है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकारों की है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनका मसला हल करना चाहिए। गवर्नमेंट एक कंक्रीट प्रपोजल लेके जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट तो इनके पास है, उसका एलजी महोदय से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है उनका बहुत डिज़र्व करते हैं, सबसे पहले उनका मसला हल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और जिस तरह से यहाँ पर चुनावी बिगुल भी बज चुका है, राज्यसभा की सीट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा ने 3 सीट्स जो है नॉमिनेशन जो है वो भी सामने अनाउंस कर दी है। तो किस नज़रिए से देखते हैं कि कितनी सीट्स पर जो है भाजपा यहाँ पर जो है दबदबा बनाने जा रही है? क्योंकि अगर हम गिनती की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि अगर भाजपा जो है वोट हासिल करने में जो है जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं जो है हॉर्स ट्रेडिंग होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अर्थमेटिक अगर हम देखें तो भाजपा एक सीट जीतती है और वो क्लियर स्पष्ट है। अर्थमेटिकली मैं बात करूंगा, 3 सीटें एनसी को जाती हैं, अलायंस को जाती हैं, और एक जो है उन्होंने जो कांग्रेस के साथ किया है वो भी सबके सामने है कि कांग्रेस को उन्होंने किस तरीके से, मैं अब ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा कि जो उनके साथ विश्वासघात, धोखाबाजी जो कांग्रेस के साथ की है एनसी ने, वो भी सारी दुनिया के सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक जो हैं जिनको वोट डालने हैं वो भी उमर साहब की परफॉर्मेंस जो 1 साल में हुई है उससे काफ़ी दुखी हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी कॉन्शियस के अनुसार, क्योंकि इसमें राज्यसभा में विप तो होता नहीं है, अपनी कॉन्शियस के अनुसार वो वोट जो है वो मुझे लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को करेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट्स की विनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या लगता है पीडीपी, पीपल कॉन्फ्रेंस या इंडिपेंडेंट का सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इस इलेक्शन में राज्यसभा में विप नहीं होता है। जब पार्टीज़ का विप होता है तब उस वक्त दे आर बोर्न टू वोट अकॉर्डिंग टू द विप ऑफ द पार्टी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में डिफरेंट होता है, यहाँ विप नहीं होता। तो राज्यसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि अपनी कॉन्शियस के अनुसार लोग वोट डालेंगे, क्योंकि जो 1 साल से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट का मिस रूल देखा है जम्मू कश्मीर में, लोग उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब ये पॉपुलर गवर्नमेंट बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सीट्स ली, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, बावजूद उसके वहाँ से सीट जो है हासिल नहीं कर पाए। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बाजी मारी। क्या लगता है कि इसमें आपकी क्या असेसमेंट है कि कहाँ काम करने की अति आवश्यकता है ताकि जब अगले चुनाव होते हैं तो वो सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इसमें, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिस पे आपने बात की। हम सब ने इस पे इंट्रोस्पेक्ट भी किया है और कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। इसमें सिंपल एक ही नेचुरल जो बात है वो ये है कि भाजपा के लीडरों को, मोदी के मंत्र को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर बीजेपी इसको रियल मायनों में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आने वाला समय बीजेपी का है। और जम्मू कश्मीर में मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ सकती है, प्रोवाइडेड कि हम मोदी जी के इस मंत्र को रियलिटी में अडॉप्ट कर पाएँ। आखिर में जिस तरह से बाई एनुअल भी हैं, यहाँ पर चुनाव हैं, नगरोटा की सीट है, बडगाम की सीट है, तो क्या लगता है कि भाजपा का क्या रहेगा, किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, जहाँ तक नगरोटा की सीट का ताल्लुक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंटेस्ट है, ये तो क्लियर सीट बीजेपी की है। राणा साहब का एक अपना भी बड़ा कद रहा है और वो बड़े सबसे ज़्यादा मतों के साथ वही इलेक्शन जीते थे। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं रहे। बड़े कदावर लीडर थे और बहुत बड़ी वॉइस थी जम्मू की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है नगरोटा की सीट को लेके। कश्मीर वाली जो बडगाम वाली सीट है, वहाँ भी मुझे लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जीत पाना इतना आसान नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से चुनावी बिगुल भी यहाँ पर बच चुका है। और अगर उमर सरकार की पर्टिकुलर बात करें तो उनका भी 1 साल जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपेक्षाओं की बात करें तो आम जनता को काफ़ी अपेक्षाएं थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर बने और पॉपुलर गवर्नमेंट अगर बनती है तो लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि अभी तक जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। विभिन्न विभागों की बात करें तो वहाँ पर उनके काम जो है वो अटके हुए हैं। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में कोई भी काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। दावों की बात करें तो उमर सरकार जो है केवल और केवल दावे कर रही है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।